सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। और इस अध्याय को लिखा है महादेवी वर्मा ने। प्यारे बच्चों, यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र यानी कोई बीती हुई बात जो किसी जानवर, किसी प्राणी पर हो, जिन्हें पढ़कर पढ़ने वाले के सामने उन घटनाओं के चित्र आंखों के सामने आए, वो होता है रेखा चित्र। आइए देखते हैं इस अध्याय को। नीलकंठ। उस दिन, लेखिका बता रही हैं, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया, यानी इशारा दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ कौन हैं जो पक्षियों को खरीदते और बेचते हैं? उन्होंने महादेवी जी से कहा कि आपने मोर के बच्चे मंगवाए थे और मैंने आपके लिए रख लिए। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल यानी बड़े मियाँ जब बोलते हैं तो वो लगातार ही बोलते हैं, रुकते नहीं हैं। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से यानी इस बात से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक यानी पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी पिंजरा इतना छोटा था तो उसमें वो पक्षी कैसे लग रहे थे, जैसे कोई चित्र बना हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती जा रही थी। निरीक्षण यानी देखने के साथ साथ। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी यानी कंजूस। आपका ख्याल करके अचता पछता करके देना ही पड़ा। किसका ख्याल करके? लेखिका का, क्योंकि लेखिका ने कहा था मुझे मोर के बच्चे चाहिए। आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब यानी जो आप उचित समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। चौखटे का चित्र क्या था? वो बच्चे यूं लग रहे थे जीवित हो गए, हालांकि वो जीवित ही थे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही संजीव और उड़ने योग्य हो गया है। यानी पक्षियों के बच्चे उस पिंजरे में छटपटा रहे थे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तितर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। लेखिका बता रही है कि कई बार क्या हुआ, ठगी भी गई हूँ और इस कारण
मुझे इस बात से चिढ़ हुई और चिढ़ना क्या हो गई मेरी कमजोरी, दुर्बलता यानी मेरी कमजोरी बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। जो उनका पिंजड़ा था वो छोटा था, तो लेखिका ने क्या किया, उसका दरवाज़ा खोल दिया और उनके खाने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी तरह दिन में इधर उधर गुप्तवास करते यानी छुपे रहते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। यानी उन्होंने अपना घर किसे बना लिया, रद्दी की टोकरी को। फिर आश्वस्त हो जाने पर, आश्वस्त यानी जब उन्हें भरोसा हो गया, कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, यानी जहाँ उनका मन होता वहीं बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, चित्रा कौन है, लेखिका की बिल्ली, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। यानी जब चित्रा को पता चल जाता कि घर में कोई नया मेहमान आया है, शोध यानी उसकी खोज का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। यानी चित्रा उन अपरिचित पक्षियों को लेखिका पर अपना अधिकार नहीं जमाने देती, उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। लेखिका क्या कहना चाह रही है कि अगर चित्रा जैसी अभिमानी, मार्जारी शब्द आया है बिल्ली के लिए, यह उसके लिए असहनीय होता। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बाद बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जब लेखिका का कमरा चिड़ियाघर जैसा लगने लगा, तो उसने उनको जीव जंतुओं के रहने के स्थान पर छोड़ दिया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया, यानी आश्चर्य जगाया, कैसा, जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो पहले से रहने वाले पक्षियों को कैसा आश्चर्य हुआ, जैसा नई नवेली दुल्हन के आगमन पर आने पर परिवार में आश्चर्य होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और खरगोश क्या थे, पंक्ति में बैठकर उनको देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो। भूचाल यानी तूफान। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जिस तरह इल्ली छोटी सी होती है और उससे तितली बन जाती है, उसी तरह मोर के छोटे बच्चे क्या हुए, बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम यानी टेढ़ी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। द्युति यानी चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा का हर
भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। जब मोर बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में नीली चमकने लगी और उसकी लंबी नील हरित ग्रीवा, उसकी जो गर्दन थी, ग्रीवा यानी गर्दन, वो कैसी थी? नीली और हरे रंग की थी। और उसके पंखों पर सफ़ेद स्लेटी तरह तरह के रंग जो थे वो दिखाई देने लगे। और उसके जो पैर थे रंग रहित, वो एक नई गरिमा से यानी शोभा से रंगे गए थे। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, भंगिमा यानी मुद्रा के साथ, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता यानी कोमलता और सौंदर्य था, सौंदर्य का मतलब सुंदरता, उसका अनुभव ही देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम श्वेत पत्तर लेखा, शाम यानी काला और श्वेत यानी सफ़ेद, पत्तर लेखा यानी धारियाँ, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। सहचारिणी यानी उसके साथी होने का प्रमाण वह देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ यानी नीले, ग्रीवा यानी गर्दन, नीले रंग की गर्दन के कारण मोर का क्या नाम रखा गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका बता रही है कि मुझे पता नहीं चला कि कब मोर ने अपने आप को सबका सेनापति और सुरक्षा करने वाला बना लिया। मोर क्या करता था? सुबह ही नीलकंठ सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यानी कोई गड़बड़ करता तो वह तीखे चंचू यानी चोंच के प्रहार यानी चोट से उसे दंड देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, यानी दुखी होकर पीड़ा से जब वह दुखी होकर न चीखते, उन्हें अधर में लटकाए रखता, यानी अपनी चोंच में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद्य संस्कार हो जाता। कर्णवेद्य संस्कार यानी कानों में छेद हो जाता। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे, यानी वो दोबारा कभी भी गलती नहीं करते थे। दंड विधान के समान ही उन जीवों के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जैसे मोर उन्हें दंड देता था, उसी तरह वह उनसे प्रेम भी करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन यानी गहरे पंखों में छुओल का सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश यानी खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र यानी तेज नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। खरगोश की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि सांप ने उसे मुंह में दबा रखा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने मंद स्वर यानी धीमे स्वर की व्यथा यानी पीड़ा को पहचाना
और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए, यानी इतनी चोट मारी कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, यानी घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। मंद केका यानी मंद यानी धीरे, केका यानी गले से इस घटना की सूचना सब तक पहुंचा दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड यानी टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। उष्णता यानी गर्माहट देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। क्रूर यानी दुष्ट कर्म है। जैसे बाज और चील है, वो क्या करते हैं, दूसरे पक्षियों पर हमला करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन मोर ऐसा नहीं करता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रखता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। यानी जिस तरह मनुष्य नृत्य करते हैं, उसी तरह मोर क्या था, वह भी एक सहयोगी की तरह नृत्य करता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। छंद यानी एक लय रहती थी। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी, बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। भंगिमा यानी मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। नित्य यानी रोजाना का। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था, यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे वो। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पॉइंटी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विस्मय यानी आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मोर को फलों से ज़्यादा कौन से वृक्ष अच्छे लगते थे? पुष्पित यानी फूलों से लदे हुए, पल्लवित यानी पत्तों से जो भरे हुए वृक्ष थे, वो उसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक ने लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, यानी जब हवा के साथ वर्षा की आहट यानी आने का उन्हें पता लग जाता था, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज
गूंज अनुगूंज यानी ध्वनि प्रतिध्वनि तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। सोपान पंक्ति यानी सीधी पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी अधिक तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। यानी जितना बारिश बिजली तेज होती उतना ही नीलकंठ ज़्यादा गति से नाचता और उसकी केका का स्वर उतना ही मध्र से मंदतर होता जाता। यानी धीरे से धीरे उसके गले की ध्वनि धीरे से धीरे होती जाती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी वो अपना खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे और इनके बीच में एक करुण कथा यानी एक दया भरी कथा है। क्या होता है देखिए, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने में निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। लेखिका ने क्या सोचा कि इस बार मैं कोई भी पक्षी नहीं लाऊंगी, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास में एक मोरनी थी, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। यानी वो घायल अवस्था में थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी, नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच क्या हुआ, राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया, दूर कर दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए, यानी अंडों को भी तोड़ दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता यानी अकेलापन रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं ही आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका क्या सोच रही थी कि सब मिलजुल कर रहने लगेंगे, और अंत में 3-4 मास यानी 3-4 महीने के उपरांत बाद में एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था।
मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर, यानी छाया प्रतिछाया से, गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। ये लेखिका की कुतिया है। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न यानी बादलों से भर जाते हैं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। धन्यवाद बच्चों।